हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने लोकतंत्र और उसके रूप के बारे में चर्चा की थी। आज अपन इस वीडियो के अंदर लोकतंत्र के सिद्धांत या जो दृष्टिकोण है उनके बारे में और लोकतांत्रिक शासन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अपन इसी तरह के वीडियो और बनाते रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत और दृष्टिकोण के बारे में। तो देखो, सबसे पहले जो इनको कुछ 5 दृष्टिकोण बताए गए हैं या लोकतंत्र के प्रमुख 5 सिद्धांत बताए गए हैं। तो पहला जो सिद्धांत है अपना, जो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का जो विकास है वो पश्चिमी जगत में उदारवादी राजनीतिक चिंतकों द्वारा किया गया। मतलब पुराने टाइम में पश्चिमी जो जगत था उसमें उदारवादी राजनीतिक चिंतक या फिर राजनीतिक विचारक थे, उनके द्वारा किया गया। इसको लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत या फिर लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा गया है। मतलब ये जो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है, इसको अपन लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत या फिर लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कह सकते हैं। अब देखो, इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो कौन कौन से हुए? हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, J.H. मिल, T.H. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये इसके प्रमुख विचारक रहे हैं जिन्होंने परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उसके अलावा देखो, ये जो सारे के सारे विचारक थे, इन्होंने सारों ने एक बात कही कि जो व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता और अधिकार संबंधी विचार इसके अंदर प्रस्तुत किए गए हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसके सुख से, स्वतंत्रता से और अधिकार से संबंधित विचार सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, इसकी कुछ मान्यताएं रही है कि लोकतंत्र का जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है उसकी कुछ मान्यताएं हैं। तो सबसे पहले देखो, मनुष्य क्या है कि बुद्धिमान प्राणी है। मतलब मनुष्य सोचने समझने की क्षमता रखता है और अपने हित और अहित को समझ सकता है कि कौन सी चीज़ में अपना फायदा है, कौन सी चीज़ में अपना नुकसान है। तो इसके बारे में ये समझ सकता है। दूसरा देखो, शासन का गठन है वो उदारवादी व लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार किया गया है। मतलब इसकी ये मान्यता है कि जो शासन का गठन है, शासन का मतलब हो गया सरकार, तो सरकार का गठन है वो उदारवादी व लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार किया गया है। मतलब संविधान के अनुसार ही सारे के सारे काम किया जा सकता है या शासन का गठन किया जा सकता है। उसके बाद देखो, सभी व्यक्ति मनुष्य हैं। मतलब जो अपन देखते हैं जीवन के अंदर अपनी अर्थ के ऊपर, तो सारे के सारे जो मनुष्य हैं वो क्या है? तर्क बुद्धि और संवेदनशीलता के कारण सभी समान माने गए हैं। मतलब सारों के अंदर क्या है? तर्क बुद्धि है, संवेदनशीलता है, संवेदनाएं भी है। जैसे दुख, क्रोध हो गया या फिर भावना से संबंधित जो भी हो अपना, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है? संवेदनशीलता के अंदर आता है। तो सारे के सारे मनुष्य हैं, उनमें क्या है? तर्क बुद्धि है और संवेदनशीलता है, और इस कारण सबको समान मानना चाहिए। किसी के अंदर भी कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद देखो, शासन या फिर जो सरकार है, इसकी शक्ति का आधार क्या है? जनता है। मतलब सारी की सारी जो शक्ति है शासन की, वो किसके अंदर निहित है? जनता के अंदर। क्यों? क्योंकि जनता के जो प्रतिनिधि है वो ही क्या करेंगे? सरकार का चुनाव करते हैं या सरकार का निर्माण करते हैं। और जो सरकार है वो क्या है? एक न्यासी के रूप में है या एक ट्रस्टी के रूप में है। मतलब सारी की सारी जो सरकार की शक्ति है वो जनता के अंदर है, और जो सरकार है वो एक न्यासी के रूप में या एक ट्रस्टी के रूप में। ट्रस्टी का मतलब जानते हो? कोई एक ट्रस्ट बना के और उसका जो रूपरेखा है या फिर उसका कोई कामकाज है वो संभालना। तो इस तरह से सरकार क्या है? जनता के लिए एक क्या है? न्यासी है या ट्रस्टी है। मतलब सारा का सारा कामकाज करने का काम कौन करती है? सरकार करती है, और इसका मुख्य आधार है वो कौन है? जनता है। उसके बाद देखो, शासन संचालन के निश्चित व आधारभूत नियम भी है कुछ। तो वो देखो, सबसे पहला, शासन संचालन जनता द्वारा या फिर जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। मतलब जनता डायरेक्ट शासन नहीं करती, लेकिन जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है वो शासन करते हैं। उसके बाद देखो, शासन का गठन व संचालन बहुमत के आधार पर किया जाता है। मतलब जो शासन का संचालन और गठन है वो बहुमत के आधार पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखते हैं अपन कि हर 5 वर्ष से चुनाव होते हैं, जो लोकसभा और
विधानसभा है उनके चुनाव होते हैं 5 वर्ष से। उसके अलावा जो राज्यसभा है उनके चुनाव होते हैं वो 6 वर्ष से होते हैं। मतलब इनमें क्या होता है कि जो शासन करता है या फिर जो सरकार का निर्माण होता है वो किसके आधार पे होता है, बहुमत के आधार पे होता है। मतलब जिस दल के ज़्यादा सदस्य चुने जाते हैं उसी की क्या बनती है, सरकार बनती है। उसके बाद देखो शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। उत्तरदायी का मतलब होता है शासन ऐसा होना चाहिए जो जनता के हित में काम करे। मतलब शासन जनता के हित में अगर काम करने वाला नहीं होगा तो अगले 5 वर्ष बाद जब चुनाव होंगे तो क्या करेगी, शासन को जनता बदल देगी या सरकार है उसको बदल देगी। उसके बाद देखो शासन का उद्देश्य व्यक्ति हित में, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के हित में होना चाहिए। शासन का उद्देश्य ऐसे नहीं है किसी एक वर्ग विशेष के लिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए कोई सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हो या फिर काफ़ी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो अगला जो पॉइंट है अपना लोकतांत्रिक मतलब परंपरागत उदारवादी सिद्धांत का, व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार होने चाहिए। मतलब व्यक्ति को सारों को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए और उनके मुख्य रूप से मतलब अधिकार होने चाहिए। जैसे अपने मूल अधिकार हैं तो वो सारे के सारे होने चाहिए और उनमें अगर कहीं पे हनन होता है या फिर उनमें कोई दिक्कत आती है तो उनके लिए अपने को निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। उसके बाद देखो स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल भी होने चाहिए। देखो एक तो क्या है कि नियमित रूप से अपन देखते हैं कि प्रति 5 वर्ष से चुनाव होते हैं, तो नियमित रूप से चुनाव होने चाहिए। उसके अलावा एक से अधिक राजनीतिक दल भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर राजनीतिक दल अधिक नहीं होंगे तो क्या होगा कि एक जो बहुमत दल बनेगा तो वो क्या करेगा, अपनी तानाशाही करेगा और अपनी मनमर्जी से काम करता रहेगा, जो क्या है समाज हित में नहीं होगा। उसके बाद देखो जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पे ही लिए जाने चाहिए। देखो आज तक अपन देखते हैं कि कोई भी निर्णय होता है तो वो किसके आधार पे लिया जाता है, बहुमत के आधार पे। तो उसमें देखो एक समस्या और आती है कि बहुमत तो हो गया, इसके आधार पे निर्णय ले लिया, लेकिन जो अल्पमत है उसके साथ भी सहिष्णुता का व्यवहार करना चाहिए। मतलब जिन्होंने अपने पक्ष में जो नहीं है उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको बलपूर्वक नहीं दबाना चाहिए कि अपन ने ये फैसला ले लिया बहुमत के आधार पे, लेकिन जो लोग बच गए जो उनके हित में नहीं है तो उनको अपन बलपूर्वक दबा सकते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, उनको समझा बुझाकर शांत करना चाहिए। वरना तो क्या होगा, जो बहुसंख्यकवादी होंगे या फिर जो बहुमत दल वाले होंगे वो क्या करेंगे, तानाशाही करते रहेंगे। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं अपने को परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के। अब देखो अगला है अपना लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। मतलब जो बहुलवादी सिद्धांत है उसका दृष्टिकोण क्या कहता है। देखो इसका जो मूल आधार है बहुलवादी सिद्धांत का वो क्या है, बहुलवादी विचारधारा है। और ये जो बहुलवादी विचारधारा है ये क्या करती है, समाज में संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। मतलब समाज का जो संघात्मक स्वरूप है उसमें विश्वास ज़्यादा करती है। उसके बाद देखो इसके प्रमुख विचारक हैं H.J. लास्की, अर्नेस्ट बर्कर, मिस फॉलेट, G.D.H. कोल और डिग्बी। तो ये कुछ इसके प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उसके अलावा देखो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो इसका विकास है वो रॉबर्ट डहल ने किया और रॉबर्ट डहल के बाद इसको बहुतंत्रवाद नाम दिया गया। मतलब पहले तो क्या था, ये बहुलवादी सिद्धांत था और उसके बाद इसको क्या नाम दिया गया, बहुतंत्रवाद सिद्धांत नाम दिया गया। उसके बाद देखो जो रॉबर्ट प्रिंस्थस थे उन्होंने अपनी बात कही है या फिर इनके अनुसार क्या है कि देखो यह एक ऐसी सामाजिक व राजनीतिक धारणा है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी व हितकारी समूह भूमिका निभाते हैं। मतलब ये जो बहुलवादी सिद्धांत है इसके अंदर कि एक ऐसी सामाजिक व राजनीतिक धारणा है जिसके अंदर कुछ निजी और कुछ हितकारी समूह है वो अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से ये क्या हुआ अपना बहुलवादी सिद्धांत। उसके बाद देखो अगला आता है अपना लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या फिर अपन बोले अभिजन वर्गीय सिद्धांत। तो देखो इसमें इसका जो मुख्य केंद्र है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का वो क्या है, अभिजन वर्ग है। इसका देखो प्रमुख विचारक कौन कौन से हुए हैं, रॉबर्ट मिचेल्स, उसके अलावा मोस्को इतावली और पेरेटो
बर्नहम, सी राइट मिल्स। तो ये कुछ विचारक थे जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए जो लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है या दृष्टिकोण है उसके बारे में। और इसमें देखो जो रॉबर्ट मिचेल्स थे ये जर्मनी के थे और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है द पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसके अंदर जो लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है इसके बारे में वर्णन मिलता है। उसके अलावा जो मॉस्को इतावली था उसकी पुस्तक थी द रूलिंग क्लास। तो इसके अंदर लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। उसके बाद देखो अगला जो अपना सिद्धांत है वो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण। तो देखो इसमें कि जो ये मार्क्सवादी सिद्धांत है ये क्या है, एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है। मतलब जो आर्थिक लोकतंत्र है वो ही क्या कहलाता है, अपना मार्क्सवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण कहलाता है। इसमें देखो मार्क्सवादियों ने इसको जनवादी लोकतंत्र भी कहा है। मतलब जो मार्क्सवादी थे इन्होंने इसको जनवादी लोकतंत्र के नाम से भी संबोधित किया है। दूसरा इसका देखें अपन आगे कि जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स थे तो इन्होंने इसके मूल विचार थे उसके बारे में धारणा प्रस्तुत की है। मतलब जो अपना मार्क्सवादी सिद्धांत था इसके मूल विचारों के बारे में धारणा प्रस्तुत करने वाले कौन कौन थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। उसके बाद देखो जो व्यवहारिक रूप है उसके अंदर विचार प्रस्तुत करने वाले लेनिन, स्टालिन और माओ त्से तुंग। मतलब ये तीनों के तीनों विचारक थे जिन्होंने इसका व्यवहारिक रूप में इसकी विचारधारा को प्रस्तुत किया है। देखो अगला पांचवा सिद्धांत है वो अपना लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। तो इसमें देखो जो लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत है वो लोकतंत्र के उदारवादी व मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना हुआ सिद्धांत है। मतलब दोनों को मिला के बनाया गया सिद्धांत क्या कहलाता है, अपना समाजवादी सिद्धांत कहलाता है। अब इसमें देखो कि जो उदारवादी लोकतंत्र है उसमें निहित अपना राजनीतिक स्वतंत्रता और मार्क्सवादी लोकतंत्र है उसके अंदर निहित आर्थिक समानता, इन दोनों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। मतलब दोनों को मिला के क्या बनता है, अपना समाजवादी सिद्धांत बनता है। अब देखो जो लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत है इसको अपन लोकतांत्रिक समाजवाद भी कह सकते हैं। मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद। अब देखो जो अपना ये लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत है ये क्रांति और हिंसा को छोड़कर विकासवादी व संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। मतलब जो क्रांति और हिंसा है इसको छोड़कर विकासवादी व संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। अब देखो इस तरह से अपने ये लोकतंत्र के सिद्धांत और दृष्टिकोण 5 थे वो पूरे हो गए। अब देखो अपन बात करते हैं लोकतांत्रिक शासन के प्रकार के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने देखा था लोकतांत्रिक शासन के 2 प्रकार थे, एक तो प्रत्यक्ष व शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष व प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब देखो जो प्रत्यक्ष और शुद्ध लोकतंत्र है उसके अंदर क्या होता है कि सारे के सारे जो फैसले हैं, नीति संबंधी फैसले या फिर कानून बनाना या प्रतिनिधियों की नियुक्ति, ये कौन करती है, जनता। देखो आज के टाइम में अपने पास जो सरकार का निर्माण करते हैं वो कौन करते हैं, जनता करती है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव, और प्रतिनिधि क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ जनता क्या करती है, प्रतिनिधियों का निर्माण किए बिना डायरेक्ट क्या करती है, अपने सारे के सारे काम करती रहती है। मतलब नीति संबंधी फैसले लेना या फिर कानून बनाना या फिर प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना, ये सारे के सारे काम जनता खुद करती है बिना किसी प्रतिनिधियों की सहायता के। मतलब कोई भी सरकार का निर्माण नहीं होता, ठीक है ना। तो ये जो काम होता था ये पहले के समय में होता था। तो देखो इसके लिए जो हर्षा है उसने एक बात कही है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों व प्रतिनिधियों के स्वयं ही कार्य करती है। मतलब कोई कार्यवाहकों की जरूरत नहीं है और ना ही कोई प्रतिनिधियों की जरूरत है। तो इन दोनों के बिना ही जनता खुद प्रत्यक्ष रूप से जो काम करती है वो क्या कहलाता है, अपना प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र कहलाता है। पुराने समय में ये जो यूनान के जो नगर राज्य थे उनके अंदर ये संचालित था। उसके बाद देखो वर्तमान में स्विट्जरलैंड के 5 प्रांत है, उनको छोड़कर पूरे विश्व में कहीं भी ये प्रणाली लागू नहीं है। मतलब स्विट्जरलैंड के 5 प्रांत है उनमें ही लागू है। उसके अलावा ये जो छोटे राज्य या फिर कम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उन्हीं के अंदर संभव है, बड़े राज्य या जिनकी जनसंख्या अधिक है उनके अंदर ये संभव नहीं है। उसके बाद देखो अगला अपना अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष जो आज चल रहा है, मतलब जनता क्या करती है, प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और कामकाज करते हैं। तो देखो ये जो आधुनिक शासन प्रणाली है वो क्या कहलाती है, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि शासन प्रणाली। इसमें देखो क्या होता है, जनता स्वयं शक्तियों का प्रयोग
ना करके प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। मतलब जनता खुद शक्तियों का प्रयोग नहीं करती, जो अपन प्रतिनिधि चुनते हैं उनके द्वारा अपन क्या करते हैं, कोई कामकाज करवाते हैं। इसके अंदर अपने पास जो J.S. मिल थे या फिर कुछ अन्य विचारक थे जिन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं लोकतंत्र के बारे में, ये काफ़ी बार पूछी जाती हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो J.S. मिल है, तो इसने बताया कि जनता अपनी शक्तियों का प्रयोग उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें समय पर चुनते हैं। मतलब जनता अपनी जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग प्रतिनिधियों के द्वारा करते हैं और प्रतिनिधियों को अपन समय समय पे चुनते हैं। मतलब हर 5 वर्ष बाद, या फिर अपन राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पे 6 वर्ष के बाद। तो देखो इसके अंदर समय समय पे चुनने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा अपन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखो लॉर्ड ब्राइस था, उन्होंने कहा कि जो शासन शक्ति है वो किसी विशेष वर्ग के पास नहीं होके पूरे समाज के अंदर निहित होती है। मतलब जो शासन की शक्ति है वो किसी एक वर्ग विशेष में या किसी एक पर्टिकुलर धर्म में या फिर जाति वाले लोगों में या भाषा वाले लोगों में या फिर एक जैसे रीति रिवाज वाले लोगों के अंदर नहीं है, पूरे के पूरे समाज के अंदर निहित होती है। उसके बाद देखो डाइसी थे, डाइसी ने कहा कि राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। मतलब ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। उसके बाद देखो शीले थे, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। मतलब हर एक इंसान, हर एक वयस्क नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करता है और मताधिकार के प्रयोग के द्वारा क्या करता है, लोकतंत्र का निर्माण करता है। ये और लोकतंत्र से क्या होता है कि अपनी जो मताधिकार से क्या होता है कि शासन का निर्माण होता है, सरकार का निर्माण होता है। उसके बाद देखो अब्राहम लिंकन की परिभाषा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट इनमें यही है। इसमें कहा गया है कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन क्या कहलाता है, अपना लोकतंत्र कहलाता है। मतलब जनता के लिए जनता द्वारा शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो इस तरह से हमने ये लोकतंत्र के 2 प्रकार थे, एक तो अपना प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर अपने ये लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत और लोकतंत्र के प्रकार कंप्लीट हुए। अगले वाले वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे लोकतंत्र के जो विशेषताएं हैं उनके बारे में और लोकतंत्र के जो प्रमुख गुण दोष है उनके बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों कैसा लगा वीडियो देख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब